everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. How are you all doing? I hope you all are staying home, staying safe. Just a second. Okay, so yeah, done. All right, तो ये this is a continuity lecture. हम लोग current affairs MCQ lectures कर रहे हैं और last lecture में we have already covered up till question number 15 तक हमने already cover कर लिया है. अब हमको आगे के questions जो है वो देखने. So today we going to start from question number 16, right? चलो let's get started. So our first question for today is Forest Carbon Partnership Facility and Forest Investment Program. देखिए एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट सब्जेक्ट एंड फ्रॉम करंट अफेयर सब्जेक्ट, क्योंकि आजकल के टाइम पे एवरीथिंग जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है, उसमें प्राइमरीली जो फोकस दिया जाता है इट इज़ कि इट शुड नॉट हैमर इन्वायरमेंट, कि अगर उसके एडवर्स इफेक्ट इन्वायरमेंट पे हो रहे हैं तो वो चीज़ नहीं की जाती, राइट? उस चीज़ पे रोक लग जाता है. सो इसीलिए एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू डू विद योर इन्वायरमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. So it is Forest Carbon Partnership Facility and Forest Investment Programs are initiatives by which of the following? Number 1, is it by UN Environment? Number 2, is it by World Bank? Number 3, is it by, where is it? United Nations Development Program, UNDP. Number 4, is it FAO, that is Food and Agriculture Organization. तो अगर हम बात करें आपका फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की, सो इट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव बाय वर्ल्ड बैंक. तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है. सो इट इज नॉट, डोंट गेट कंफ्यूज बाय यूएन एनवायरनमेंट. सो इट इज वर्ल्ड बैंक, नॉट एनवायरनमेंट, नॉट एफएओ, नॉट योर यूएनडीपी. इट इज बाय वर्ल्ड बैंक, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 17. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इज apart from Teesta is a very important river India and Bangladesh के बीच में. Apart from Teesta, India and Bangladesh have been engaged in discussion to share water of which of the following rivers. तो इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है apart from Teesta जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश have often been in discussion? Number 1, is it मुहरी? Number 2, is it कोवाई? Number 3, is it गोमती? Number 4, is it धरला? हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी रिवर्स के वजह से ये लाइमलाइट में रहता है. ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 and 3. ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4. ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4. ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव और 1, 2, 3, 4. तो याद रखना अपार्ट फ्रॉम तीस्ता, अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर देश वो जो रिवर का पानी विच हैव बीन इन डिस्कशन दैट इज 1, 2, 3 and 4, मतलब मुहरी, कोवाई, गोमती एंड धरला. इसके अलावा अगर आपको पेपर में एक और चीज पूछ सकते हैं दैट इज दूध कुमार. ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो ये भी याद रखना इट इज ऑल्सो अनदर रिवर का पानी विच हैज बीन अलॉट जो रहता है इन डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो कितनी है? मेजरली 5. सो इट इज ऑल द 4 प्लस दूध कुमार. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज Which of the following rivers originate outside Indian territory? हमको बताना है इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो इंडियन टेरिटरी के बाहर से ओरिजिनेट करती हैं. नंबर 1, इज इट ब्रह्मपुत्र? नंबर 2, इज इट सतलुज? नंबर 3, इज इट चिनाब? नंबर 4, इज इट रावी? देखो 1 and 2 तो ऑब्वियसली है, दीज आर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, तो 1 and 2 तो होगा ही, मतलब कि बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि 2 तो है ही है, राइट? क्योंकि सतलुज के साथ तो आपका सिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश में, वो क्या नाम है आपकी उत्तराखंड में इट इज फेमस क्योंकि वहीं से जो है जो आपका सतलुज है उसका एंट्री होता है, राइट? सो नाउ इट इज ब्रह्मपुत्र, चिनाब, सतलुज, रावी. सो इट इज ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज. चिनाब और रावी जो है वो क्या है? इंडियन टेरिटरी से ओरिजिनेट करते हैं, नॉट आउटसाइड इंडियन टेरिटरी. की पॉइंट वाज आउटसाइड, बाहर. सो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 1 and 2, दैट इज ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज. ठीक है, ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 19. कंसिडर द फॉलोइंग statements. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, that is what? CITES.
ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, birds and plants does not endanger them. So it is basically an international trade in wild animals and your birds, and plants do not endanger them. क्या ये सही है? पहला पॉइंट. नंबर 2, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI इन्फोर्सेस एंटी स्मगलिंग लॉज इन इंडिया. तो हमारे इंडिया में जो एंटी स्मगलिंग है, मतलब स्मगलिंग को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए जो लॉज है, आर दे बाय DRD, क्या वो इनको इन्फोर्स करते हैं? नंबर 3, गवर्नमेंट लॉन्चेस परिवेश. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है परिवेश पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन असेस. पहली बात, जो आपका साइट्स है बिल्कुल सही दिया हुआ है. इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसमें गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है हमारे वाइल्ड एनिमल, देखो ट्रेड का मतलब हो गया उनको मारना, राइट? उनको मार के उनकी स्किन, उनके चमड़ा, फिर उनके दांत वगैरह, उन सब का स्मगलिंग करना, उस पर रोक लगता है. ठीक है. सो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स, दे डू नॉट एंडेंजर देम. नंबर 2, अगर हम बात करें इंडिया में एंटी स्मगलिंग लॉज के, सो इट इज 100% करेक्ट. इट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, दैट इज DRI, जो एंटी स्मगलिंग लॉज के साथ डील कर, इन्फोर्स करता है हमारे इंडिया में. नंबर 3, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है परिवेश. एक पोर्टल है परिवेश. व्हाट इज इट फॉर? इज इट फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन असेस? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अगर हम परिवेश की बात करें, परिवेश स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन. रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन. ठीक है. सो परिवेश स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव, वर्चुअस एंड इन्वायरमेंट सिंगल विंडो हब. सो बेसिकली ये है क्या? ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये आया था. एंड अगर इसकी हम ये डेवलप और डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसमें NIC का भी बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है. इसकी बात करें, सो बेसिकली इट इज रेड टेपिज्म को खत्म करने के लिए. इट इज बेसिकली एक सिंगल विंडो हब है जिसमें आपको क्लियरेंसेस मिलेंगी, आपके इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी क्लियरेंसेस हैं आपको एक सिंगल विंडो की तरफ से आपको मिल जाएगी. इट इज नॉट रिलेटेड टू योर क्रेडिट एंड योर इंटरेस्ट सबवेंशन. ठीक है. तो ये तो हो गया गलत. तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? 3rd. सो 18th का आंसर आ गया आपका A. डन. चलो 19th पे चलते हैं. है 19th? ये 19th था क्या? अच्छा ये 19th था. चलो 20th पे चलते हैं. चलो, all right. Question number 19. Consider the following statements. Number 1. In the last 2 years, more than 50% of the rice and wheat procured by government agencies. मतलब पिछले 2 सालों में 50% से भी ज्यादा का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, किन चीजों का? राइस और व्हीट का. इस जो गवर्नमेंट एजेंसीज को मिला, इट हैज कम मेजरली फ्रॉम 3 states. What are the name of the states? पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. पहला पॉइंट. नंबर 2, द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ राइस इज हायर देन योर व्हीट. हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज 100% करेक्ट कि पिछले 2 सालों में जितना भी हमारा प्रोक्योरमेंट हुआ है व्हीट और राइस का, मेजरली वो पंजाब और हरियाणा से हुआ है. और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, अराउंड 10% जो है आपका मध्य प्रदेश से आता है. ठीक है. तो ये हो गया सही. अब वो कहते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है जो राइस से निकलता है, क्या वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हीट? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. जो कार्बन फुटप्रिंट है राइस का, इट इज मच हायर देन एज कंपेयर टू योर व्हीट. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर
की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इनकरेक्ट। तो आप जल्दी जल्दी में करेक्ट करके बोथ 1 and 2 मत करना, इट इज नीदर 1 nor 2, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो ये लगभग कोई 45% तक का जो वीट और राइस प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ से है, और जब उसमें मध्य प्रदेश जुड़ जाता है तो इट मेक्स मोर देन 50%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अभी मैं बताऊंगी क्यों है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, रिगार्डिंग कंजंक्शन, व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी आ जाएगा। रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, नंबर 1, कंजंक्शन इज द नेम गिवन टू एनी इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जहां पे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, दे अपीयर टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द स्काई व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। जब हम अर्थ से देखते हैं, जब कोई भी प्लैनेट, कोई भी एस्ट्रॉइड, दे अपीयर टू बी बहुत इकट्ठे, मे बी इन लाइन और समथिंग, तो हम कहते हैं कि दैट इज अ कंजंक्शन। इज इट ट्रू? पहला पॉइंट। नंबर 2, कंजंक्शन ऑलवेज कोइंसाइड्स, सो इट ऑलवेज कोइंसाइड्स विद विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस। नाउ अगर हम कंजंक्शन की बात करें, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब कंजंक्शन का डेफिनेशन भी सही दिया हुआ है, और ये मोस्ट जो आपका है, इट ऑलवेज कोइंसाइड्स विद योर विंटर सोलिस्टिस और योर समर सोलिस्टिस। नाउ अनदर पॉइंट टू रिमेंबर व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाल ही में आपका 21 दिसंबर को, हाल ही में 21 दिसंबर को इसके ऊपर हमने 1 मिनट डोज भी बनाया था, शोएब सर ने बनाया था इसके ऊपर 1 मिनट डोज। हमने क्या एक्सपीरियंस किया था? ग्रेट कंजंक्शन। इफ यू रिमेंबर, ग्रेट कंजंक्शन हमने एक्सपीरियंस किया था, जिसको हम प्यार से क्रिसमस स्टार भी कहते हैं। ठीक है, क्रिसमस स्टार भी कहते हैं, और ये कब आया था? 21 दिसंबर को आया था, और 21 दिसंबर क्या है आपका? विंटर सोलिस्टिस है, राइट। अब इसको ग्रेट कंजंक्शन, देखो इट इज नॉट एन इवेंट जो कोई मतलब कि ये कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया कुछ, इसको ग्रेट कंजंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि दो जो प्लैनेट्स लाइन में आए थे वो अपने मास के हिसाब से बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। द टू प्लैनेट्स वर हु? दे वर सैटर्न एंड जुपिटर। तो अगर आपको पूछा जाए ग्रेट कंजंक्शन में कौन से दो प्लैनेट्स थे, दे वर नंबर 1 सैटर्न एंड जुपिटर। ठीक है, सो दिस वाज ग्रेट कंजंक्शन, 21 दिसंबर को हुआ था। क्रिसमस स्टार भी कहते हैं क्योंकि आपके क्रिसमस के आसपास ही ये आया था, और 21 दिसंबर को क्या होता है आपका? विंटर सोलिस्टिस होता है, राइट। एंड हु वर द टू प्लैनेट्स? सैटर्न एंड जुपिटर। चलो क्वेश्चन नंबर 22nd। क्वेश्चन नंबर 22nd इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Number 1, Maitri and Himadri are two Indian permanent stations in Antarctica. मतलब हिमाद्री और मैत्री ये दो आपके परमानेंट रिसर्च स्टेशन है इंडिया के, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। पहला, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR is the nodal agency for India's साइंटिफिक एक्सपीडिशंस इन अंटार्कटिका एंड आर्टिक। मतलब जो आपका NCPOR है वो एक नोडल एजेंसी है जो पूरी कैरी आउट करती है आपके एक्सपीडिशंस, आपके अंटार्कटिका में भी और आपके आर्टिक में भी। ये तो बिल्कुल सही है कि आपका जो नेशनल सेंटर है पोलर एंड ओशन रिसर्च वो आपका इसको कैरी आउट करती है। पहला देखो, मैत्री एंड हिमाद्री, क्या ये दो इंडिया के परमानेंट स्टेशंस हैं? बिल्कुल जी, दोनों परमानेंट स्टेशंस हैं। क्या ये दोनों अंटार्कटिका में है? जी नहीं, हिमाद्री जो है इट इज नॉट इन अंटार्कटिका, ये आपका आर्टिक में है। ठीक है, अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पे आपका जो पहला था दैट वाज दक्षिण गंगोत्री, राइट, दैट वाज फर्स्ट। अब उसको डिकमीशन कर दिया गया हुआ, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 1994 1991 के आसपास, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बहुत पहले ही हो गया था। सो उसको डिकमीशन कर दिया गया है। मैत्री एंड भारती, ठीक है, ये दो हैं आपके अंटार्कटिका के दो इंडिया के परमानेंट स्टेशंस, और हिमाद्री कहाँ का है? आपका आर्टिक का है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2 ओनली। सो 22 का क्या ऑप्शन हो गया? बी, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है, पहला वाला सही नहीं है। दोनों परमानेंट स्टेशंस तो हैं लेकिन दोनों अंटार्कटिका में नहीं है। चलो
Question number 23. Question number 23 is consider the following statements regarding ammonia. Ammonia can be stored both in liquid as well as gaseous form. पहला point. दूसरा point, ammonia is highly soluble in water and is found in soil and air. मतलब धरती और मतलब एटमॉस्फेयर दोनों में मिलता है. दूसरा, it is naturally present in the human body and is secreted by kidneys to neutralize excess acid. Number 4, ammonia is critical in the manufacturing of fertilizers and is one of the largest volume synthetic chemicals produced in the world. Which of the following statements are correct? अब याद रखिएगा ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, तो आपको ये चारों दिमाग में रखनी है. अगर ये चार आपसे पेपर में पूछा जाए, सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इट कैन बी स्टोर्ड बोथ इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. नंबर 2, ये सॉइल में और एयर दोनों में मिलता है. एंड इट इज क्रिटिकल, अमोनिया जो है बहुत क्रिटिकल है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसी के ही साथ ये नेचुरली प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में और ये सिक्रीट किया जाता है किडनीज के द्वारा ताकि जो एक्सेस एसिड है बॉडी का उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है, 23. हाँ, 23 का आ गया आपका डी. ठीक, चलो 24th. 24th is consider the following statements regarding climate emergency declaration. Number 1, in declaring a climate emergency, a government admits that climate change exists and the measures taken up to this point are not enough to limit the change brought by it. Obviously बात है, क्लाइमेट इमरजेंसी तभी करेंगे जब गवर्नमेंट एडमिट करेगी कि हाँ भाई इमरजेंसी आ चुकी है, कि हमारी जो क्लाइमेट है उसका बुरा हाल हो चुका है और जो हम मेजर्स टेकअप कर रहे हैं दे आर नॉट इनफ. जो हमने अपने एजेंडा सेट करके रखे हैं और जो हम कर रहे हैं दे आर नॉट इनफ उसको कर्व करने के लिए या उन एजेंडास को अचीव करने के लिए. पहला पॉइंट, तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया. Climate emergency declaration are based on the guidelines of UNFCCC. Is it right? No, it is not correct. Recently, India declared climate emergency. No, it is also not clear, right. न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया है बाकी की 32 कंट्रीज. न्यूजीलैंड ने रिसेंटली बोला है कि हमारे यहाँ पे क्या आ गया, डिक्लेयर कर दिया क्लाइमेट इमरजेंसी. इंडिया ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया है. सो न्यूजीलैंड हैज ज्वाइन 32 अदर नेशंस और बोला है कि यहाँ पे क्या आ गया, क्लाइमेट इमरजेंसी आ चुका है. सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन. सो 24 का हो गया ए. ऑलराइट, 25 is following statements. Wetland International is the only global not-for-profit organization dedicated to conservation and restoration of wetlands. Number 2, it has been an observer in the UN Environmental Program. Number 1 is correct कि Wetland International जो है ये एकमात्र ऐसा global not-for-profit organization है which is dedicated to the conservation and restoration of wetlands. Now, second is, has it been given the observer status in UN? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Number 2, it promotes the protection of wetlands along the flyway routes. अब जब आपकी माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी मतलब माइग्रेट करती हैं सर्दियों में, ये माइग्रेट करती है राइट. तो जब माइग्रेट करके आती हैं वेटलैंड्स में जाके लैंड करती हैं तो वो प्रमोट करता है उन वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन. तो इज इट ट्रू? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3. रीड कर लेते हैं ऑप्शंस कौन कौन से 25 के. हाँ, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3. 3 वाला था आपका फ्लाईवे और पहला था आपका डेफिनेशन जो था, जो बीच वाला था यूएनएफसीसी वाला वही था ना आपका. क्या था? हाँ, ऑब्जर्वर ये नहीं हुआ है. सो ऑब्जर्वर वाला नहीं था. इट इज 1 एंड 3. ठीक, चलो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड.
The Green Climate Fund is the world's largest dedicated fund helping developing countries reduce their greenhouse gas emissions and enhance their ability to respond to climate change. Is it right? It is right. It was set up by World Bank. No, it is not true. It was set up by UNFCCC. Number 3, the fund pays particular attention to the needs of societies that are highly vulnerable to the effects of climate change, in particular least developed countries, small island developing states and African states. It is right. अब next है the entire supported through ये आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड मैकेनिज्म इज थ्रू ग्रांट्स एंड कंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे बैक. बिल्कुल सही, ग्रांट्स दिए जाते हैं बट सिर्फ ग्रांट्स नहीं दिए जाते, आपको लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, कम इंटरेस्ट वगैरह पे डेट्स दिए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको पे बैक करना ही नहीं है, मिल गया तो आप ऐश करो, ऐसा भी नहीं होता. सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो कौन सा हो गया आपका 1 and 3. So only 1 and 3 is correct क्योंकि it is not set up by World Bank, it is set up by UNFCCC. ठीक? So it is set up by UNFCCC. Right? अगर हम बात करें ग्रीन क्लाइमेट फंड का, it was established by UNFCCC and कब establish हुआ था ये भी याद रखना, 2010 में ये establish हुआ था. Fine. All right. So question number 27. 27 is consider the following statements regarding icebergs. अगर आपको याद है तो मैंने I've already made a video, मैंने एक 1 minute dose बनाया था for your 1 minute dose बनाया था जिसमें ग्लेशियर्स के बारे में बताया था आपको, उसमें आइसबर्ग्स वगैरह भी आपको बताए थे. इफ यू वांट आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. रिगार्डिंग आइसबर्ग्स, नंबर 1 इज एन आइसबर्ग इज अ लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर. There is a difference between a glacier and an iceberg. अगर हम आइसबर्ग की बात करें, आइसबर्ग बेसिकली एक पार्ट होता है ग्लेशियर का जो टूट जाता है एंड इट इज फ्लोटिंग ऑन द, मतलब सरफेस तो नहीं, पानी में फ्लोट करता है, उसको हम बोलते हैं iceberg. So iceberg is a large piece of fresh water that has broken off a glacier, जो ग्लेशियर से टूटा है, or an ice shelf and it is floating freely in the open water. जमीन पे तो फ्लोट नहीं कर सकता ना, फ्लोट कैसे करेगा? फ्लोट करने के लिए उसको ओपन वाटर चाहिए. नंबर 2, द ओशन करंट्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग्स. की जो ओशन की करंट्स होती है, ऑब्वियसली इट इज नॉट ट्रू. जब भी ओशन करंट्स चलेंगी तो आइसबर्ग का जो मूवमेंट है ऑब्वियसली उसका जो है उस पे उसका इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग. नंबर 3 इज icebergs carry dust which fertilizes ocean plankton. This is right. So आपका कौन से ऑप्शन सही होंगे? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट. दैट इज which option? A, B, C or D? It is option number B, 1 and 3. Second is not correct because जो ocean currents है वो influence करते हैं movement of icebergs. All right. ये आपका क्वेश्चन नंबर 28. यहाँ पे गलत कर दिया, दिस इज नॉट 28, यहाँ से स्टार्ट होता है 28. ठीक है, दिस इज 28. ठीक है, ओके. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स. अगर हम बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का तो याद रखिएगा देयर आर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट. अगर आपको पेपर में कितने होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स, देयर आर 17 इन नेचर जिनकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं. कैटलिस्ट, मेट्रोलॉजिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, किसी भी तरीके की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं. नाउ उनको हम रेयर अर्थ कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये रेयर है. बट क्या क्वांटिटी में एबंडेंस, क्या ये क्वांटिटी में भी रेयर है? तो ऐसा नहीं होता, क्वांटिटी में एबंडेंस में है बट ऐसे ये रेयर है. अगर हम बात करें इनका प्रेजेंस का तो चाइना के पास 80 से लेके 90% तक का प्रेजेंस है ये आरईएम्स का. ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो है इनका एक्सट्रैक्शन वगैरह पे चाइना जो है उसका अपर हैंड है. ठीक है, कितने हैं? 17. चलो, पहला, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर नॉट रेडियो एक्टिव. बिल्कुल गलत. जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट है उसमें से आपका प्रोमीथियम, कौन सा जी? प्रोमीथियम. लिख लीजिए इसको, प्रोमीथियम, इट इज रेडियो एक्टिव. ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत. ऑप्शन नंबर
2, where is option number 2? हाँ, these elements जो हैं आपके यूज होते हैं क्लीन एनर्जी में, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट मिटिगेशन, नेशनल डिफेंस. बिल्कुल सही. China's rare earth deposits account for how much? 80% of the identified global reserves. जो रिजर्व्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें से 80% ही इन्हीं के पास है. तो ये भी सही है. तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3. चलो 29. शोलपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 आंध्र प्रदेश. सो इट इज गुजरात. ठीक है, तो याद रखिएगा पनेश्वर जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन गुजरात. फाइन. और जो है ये बाउंड्री शेयर करता है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ. ठीक, ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, सो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड crops. Now what are genetically modified crops? They are the crops which has a gene artificially inserted. कि एक क्रॉप के बीच में अगर कोई जीन आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है ताकि डिजायर्ड उसमें प्रॉपर्टीज दिखे, उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. कोई इसमें अलग सी बात नहीं. मॉडिफाइड जीन डाल के उसको मॉडिफाई कर दिया है, नोन एज ट्रांसजेनिक क्रॉप्स. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो एक मात्र जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है दैट इज बीटी कॉटन. व्हाट इज इट? इट इज बीटी कॉटन. ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा. सो इट इज बीटी कॉटन. नाउ बीटी कॉटन जो है इट इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया. हिंदुस्तान में अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ओनली बीटी कॉटन जो है विच इज अलाउड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. और जो बीटी है इट स्टैंड्स फॉर बेसिलिस थुरिनजीनस, ऐसे कुछ है इसका साइंटिफिक सा नाम है. आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूछेंगे तो नहीं बट स्टिल अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं इसको. ठीक है, सो इट इज दैट बीटी स्टैंड्स फॉर दैट. ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं. क्या है ऑप्शन आपके? ये पहला है इन इंडिया बीटी कॉटन वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप यूज फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन. आई जस्ट टोल्ड यू राइट. Number 2, transgenic crops are more toxic and always proliferate the environment. Always, I told you, always, only वाले जब शब्द आते हैं तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है. तो always proliferate the environment, जी नहीं. अगर होता तो हम बीटी कॉटन को भी क्यों लाने देते. ठीक है. Number 3, in India, transgenic crops are regulated under Environment Protection Act 1986 and Seed Policy 2002. तो ये भी आपका सही है. तो आपके कितने ऑप्शन सही हो गए? 1 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक, ऑल राइट. ठीक है, सो दीज वर फ्यू ऑफ द एमसीक्यूज जो हमने कवर किए थे. राइट, तो या सो दिस वाज अ कंटिन्यूटी वीडियो बेसिकली. जो हमने लास्ट वीडियो में हमने कुछ 17 क्वेश्चंस किए थे और इसमें हमने जो है आपके आगे के क्वेश्चंस कवर किए हैं. फाइन, तो या दिस इज इट. तो जो आपका मैंने आपको चिपकिला पास के बारे में दैट इज हिमाचल प्रदेश. ठीक है, चलो. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.